चलिए, जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो हम लोग आर्टिकल 220 तक पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ से 220 से स्टार्ट किया हूँ आगे तक। तो अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए, इससे भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है। मुझे इच्छा है बहुत चीज़ पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाऊँगा ही आप लोग को, आप लोग के पास जाएगा नोटिफिकेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो हम लोग आर्टिकल 220 तक पढ़ चुके थे। 220 में क्या था आर्टिकल, आप लोग अपने मन में रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि कमेंट तो मैं इधर से देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मोबाइल से बना रहा है वीडियो। मेरे पास वो सेटअप तो है नहीं कि इधर कमेंट का वो बॉक्स दिख रहा है। तो चलिए ठीक है। तो 220 में आर्टिकल में क्या था, 220 आर्टिकल में था कि पद छोड़ने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दोबारा अभ्यास पर रोक था। जैसे हम कल ही बताए थे इस टॉपिक को कि अगर रिटायर हो जाते हैं, चाहे आप त्याग पत्र दे देते हैं अपने पद से, चाहे आपने रिटायर से पहले ही हट जाते हैं, तो फिर दोबारा आप अभ्यास नहीं दे सकते हैं। तो वही यहाँ पर कह रहा है, पद छोड़ने के बाद दोबारा अभ्यास पर रोक लगाती है। जिसको हम लिख लेते हैं, पद छोड़ने के बाद दोबारा अभ्यास पर रोक लगाते हैं। पद छोड़ने के बाद दोबारा अभ्यास पर रोक लगाते हैं। मैं बता चुका हूँ कि आप पद छोड़ देते हैं बीच में रिटायरमेंट से पहले ही, चाहे आप रिटायर हो जाते हैं, तो दोबारा अभ्यास पे आप रोक लगाती है। आप दोबारा अभ्यास नहीं करते हैं, दोबारा आप नौकरी इस पर नहीं कर सकते हैं, वो कहना इसका। दूसरे केस में चलते हैं। तो दूसरे केस में है कि न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अगर न्यायाधीश काम कर रहे हैं न्यायालय में, उनका वेतन ही बनता है, वेतन भत्ते होते हैं, भत्ते ही बनते हैं उनके। तो जो भी वेतन भत्ते बनेंगे वो राज्य की निधि से ही मिलेंगे, राज्य सरकार उनको देगी। और जो रिटायरमेंट होते हैं, तो रिटायरमेंट के समय उनको मिलता है, जो पेंशन मिलती है वो केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो नहीं उनको नहीं मिलती है, वो जो आर्टिकल नंबर उतना में था 312 में, वो अखिल भारतीय सेवाओं की मिलती है। कि अगर जिस राज्य में नियुक्त रहते हैं वहाँ का वेतन, उसका वेतन उस राज्य से मिलता है, लेकिन वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उनका पेंशन भारत सरकार देती है। लेकिन न्यायालय में जब तक आप काम कर रहे हैं न्यायालय में, तो आप जहाँ पर जिस राज्य में हैं उस राज्य की निधि से मिलेगा, उस राज्य को पैसा से मिलेगा, बजट से मिलेगा। तो चलिए, दूसरी किस में क्या है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं, आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, सब हाईकोर्ट ही चल रहा है, 214 के बाद हाईकोर्ट ही चल रहा है। तो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते दूसरी किस में है। और वेतन भत्ते दे दिए हैं तो इनको ट्रांसफर भी कीजिए। मतलब कहने का मतलब कि 222 आर्टिकल नंबर 222 में क्या है, न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक, तो जैसे आप देखते हैं कि अभी जज साहब इसमें थे, इस न्यायालय में थे, अगले बार उस न्यायालय में चल गए, चाहे वकील उसमें चल गए। तो ट्रांसफ़र आर्टिकल नंबर 222 के तहत होता है। आर्टिकल 222 में क्या है, न्यायाधीशों का एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, यानी ट्रांसफ़र। न्यायाधीशों का, चलिए इसको क्लास कर देते हैं, न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में, एक न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण, दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण। ये हाई कोर्ट पे हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट पे हो सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आर्टिकल 222 के तहत स्थानांतरण होगा इनका। तो चलिए आर्टिकल नंबर 223 में चलते हैं। 222 में स्थानांतरण हो चुके हैं, तो 223 में क्या होगा। 223 में दरअसल बात होती है कि कोर्ट में अगर मुख्य न्यायाधीश एक है, ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश वो अगर बीमार पड़ जाता है, चाहे आकस्मिक मृत्यु हो जाती है,
चाहे न्यायाधीश पद छोड़ देते हैं, तो मतलब अचानक होता है कोई चीज़, तो कार्यवाहक के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इसमें है, आर्टिकल नंबर 223 में है। चलिए इसको लिख लेते हैं। कार्यवाहक कार्य जो कि अस्थायी नहीं रहते हैं, अस्थायी रहते हैं, ठीक, अस्थायी नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पद को भरा जाएगा तो इनको हटा दिया जाएगा। तो कार्यवाहक 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 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इसे सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई होता है, वैसे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी रूप से मतलब कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक के तौर पर, कैसे हमारे कभी कभी कॉलेज में देखते प्रिंसिपल आते हैं कार्यवाहक के रूप में, तो वैसे ही यहाँ पर कार्यवाहक के रूप में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी रूप से आर्टिकल नंबर 223 के तहत। तो अब जैसे यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के पद रिक्त हुआ तो भरा गया, तो आर्टिकल नंबर 224 में कहा गया है कि कार्यवाहक अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति, जैसे जो कोरम उसका रहता है, जैसे अभी सेंटर में 33 या 3+ चल रहा है ऐसे करके, तो जो भी न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट में, तो उनमें से कोई किसी का भी आपातकाल में मृत्यु हो गया, चाहे पद छोड़ दिए, चाहे किसी प्रकार से उनका पद रिक्त हो गया, तो कार्यवाहक के रूप में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो अन्य न्यायाधीश के रूप में आर्टिकल नंबर 224 में लिखा गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यवाहक के रूप में, इसमें लिख सकते हैं कि कार्यवाहक के रूप में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक के रूप में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है अस्थायी रूप से, तो वो न्यायाधीश में ही से सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश रहते हैं उन्हीं को चुना जाता है, वो अलग से कहीं से नहीं आते हैं। जो उसमें से वरिष्ठ रहते हैं, जो अनुभवी रहते हैं, उनको यहाँ पर पद बैठा दिया जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से बैठाता है, ठीक, उसको फिर हटा देता है। आर्टिकल नंबर 224 में क्या था, कार्यवाहक के रूप में अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल नंबर 224 के ए है, हम कल भी बताए थे, जिससे यहाँ पर 220 में था पद छोड़ने के बाद द्वारा अभ्यास पर रोक लगाती है, आर्टिकल नंबर 220, तो वैसे ही यहाँ पर 224 किया है, आप पद छोड़ दिए हैं तो आपको जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको फिर से हाईकोर्ट बुला सकते हैं अगर न्यायाधीशों की कमी होती है। जिससे मानते कि यहाँ पर अन्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर रहा है, यहाँ पर भी पूर्ति नहीं हो रही है, अन्य न्यायाधीश भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को चुनता है, जो रिटायर हो चुके उनको ही बुलाता है कि आप आ जाइए, आप हमारे यहाँ कोर्ट में काम कीजिए। तो कार्यवाहक सेवानिवृत्त के रूप में इसमें लिखा हुआ है, ठीक, सेवानिवृत्त कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में। 224 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक के रूप में अस्थायी कार्यवाहक के रूप में, कार्यवाहक मतलब अस्थायी होता है, कार्यवाहक के रूप में, तो अस्थायी के रूप में बता दिए। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति होगा कार्यवाहक के रूप में, और यहाँ पर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगा कार्यवाहक के रूप में, यहाँ पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति होगा कार्यवाहक के रूप में। आर्टिकल नंबर 224 में 223, 24 और 24 के अच्छा से ध्यान रखिएगा, तीनों में कन्फ्यूजन न हो। ये मुख्य न्यायाधीश है जो सिर्फ एक रहती है मुख्य न्यायाधीश, ये अन्य न्यायाधीश के रूप में तो बहुत सारे न्यायाधीश रहते हैं, और इसमें जो रिटायर हो चुके हैं उनको बुलाता है कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, तो आर्टिकल नंबर 224 के, ठीक है। आर्टिकल नंबर 225 में चलते हैं, इसमें क्या है, हाईकोर्ट के अधिकार एवं विशेषाधिकार। जैसे हाईकोर्ट का अपना अधिकार होता है किसी भी हाईकोर्ट का, तो हाईकोर्ट का अधिकार एवं विशेषाधिकार किसमें चर्चा है, आर्टिकल नंबर 225 में, हाईकोर्ट का अधिकार एवं विशेषाधिकार, अधिकार एवं शक्तियाँ लिख लीजिए, अधिकार एवं
शक्तियाँ, ठीक है, कार्यवाही के रूप में अधिकार एवं शक्तियाँ 225 में। 226 में क्या है कि जैसे हम लोग पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट में कि 139 में कि आदेश देने के रूप में, रीट के रूप में, मतलब रीट जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 139 में सुप्रीम कोर्ट का था और आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट का है। तो हाई कोर्ट रीट जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल नंबर 226 के तहत। और रीट कब जारी होता है आप लोगों को पता होगा ना, जब भी कहीं मतलब तुरंत कार्यवाही के रूप में, जैसे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो तुरंत कार्यवाही के रूप में न्यायालय रीट जारी करते हैं कि तुरंत उसको पेश करो। तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 226 में क्या है? रीट जारी करने की शक्ति। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का आर्टिकल है। ये सब ही आर्टिकल आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। अभी बिहार दरोगा के मेंस है ना 27 तारीख को, 27 मई से। तो आप लोग जो बिहार दरोगा वाले हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरत है आर्टिकल का, क्योंकि बीपीएससी चाहे बिहार दरोगा चाहे बिहार के अदर एग्जाम में 2-3 आर्टिकल पूछना ही है, उसको तय है। आर्टिकल अच्छे अच्छे पूछते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 188 पूछा था प्रीलिम्स में, 188 किसी को याद भी नहीं रहता है, तो वैसे आर्टिकल पूछना ही है। तो आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए कि आर्टिकल से कहीं क्वेश्चन गलत ना हो गए। आर्टिकल 226 में क्या है? हाईकोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति। हाईकोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति, करने की शक्ति हाईकोर्ट को। यही सुप्रीम कोर्ट की कितना में? सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल नंबर 140 में। अब वो आर्टिकल नंबर 32 के रूप में, 32 में भी सुप्रीम कोर्ट सीधे रीट जारी कर सकती है। जिससे आप न्यायालय में जाते हैं, जैसे संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 32 लेकर आप जाते हैं कि हमारा मतलब मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम रीट जारी कर सकते हैं और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। यहाँ लिख दूँ मैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आर्टिकल 32 के तहत भी, आर्टिकल 32 से भी, आर्टिकल 32 से भी सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकते हैं, रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 139 के तहत भी और आर्टिकल 32 के तहत भी मौलिक अधिकार के हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करेगा और अदरवाइज 139 के तहत वो रीट जारी करेगा और हाईकोर्ट 226 के तहत रीट जारी करेगा। चलिए हो गया। अब आर्टिकल नंबर 227 में चलते हैं। 227 में है कि जो हाई कोर्ट से निचली अदालतें हैं, जो हाई कोर्ट से निचली अदालतें जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, तो उन पे जो नियंत्रण का कार्य करती है आर्टिकल नंबर 227 के तहत हाई कोर्ट करती है। आर्टिकल नंबर 227 में क्या है? निचली हाई कोर्ट से निचली अदालतों पर नियंत्रण। निचली अदालत पे सीधे लिख दे रहे हैं, निचली अदालतों पर नियंत्रण। निचली अदालतों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। निचली अदालतों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। हाई कोर्ट से जितने भी निचली अदालतों पर है, किनका नियंत्रण रहेगा? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 228 में चलते हैं। 228 में क्या है कि 227 में कि निचली अदालतों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण। 228 में है कि कुछ मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मांगे जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 132 में था, आर्टिकल नंबर 132 में था, हाँ 132 में था कि हाई कोर्ट के चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ले सकती है। तो उसी तरह हाई कोर्ट 228 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे मामले को अपने अंडर में ले सकती है। ये जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है मामले को वो डायरेक्ट वो अपने पास बुला सकता है, अपने पास ले सकता है। तो इसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहे मामलों को हाई कोर्ट ले सकते हैं। कुछ मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ले जा सकते हैं। कुछ मामलों दिखाई दे रहा, कुछ मामलों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लिया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 229 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 229 में है कि हाई कोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति
एवं उनका विस्तार एवं शक्तियाँ एवं व्यय। मतलब किसी भी हाईकोर्ट है, उनके अंदर जो बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, स्टेनोग्राफर वगैरह चाहे जो भी है, उसमें बहुत सारे पद होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं। तो जितना भी उनके कर्मचारियों की नियुक्ति, विस्तार, उनका व्यय, मतलब उनके धन, उनको वेतन भत्ते कर्मचारियों का, तो आर्टिकल नंबर 229 में लिखा गया है। ठीक, 229 में क्या है? हाईकोर्ट के कर्मचारियों की नियुक्ति, विस्तार, व्यय। हाईकोर्ट के कर्मचारियों, जैसे जैसे संसद के लिए सचिवालय होनी चाहिए आर्टिकल नंबर 98 में, और विधानमंडल की सचिवालय होनी चाहिए 196 में, 196 में, हाँ 196 में। तो वैसे ही इसका अपना कर्मचारी का जो होता है, आर्टिकल नंबर 229 में लिखा गया है। हाईकोर्ट के कर्मचारी की नियुक्ति व्यय एवं विस्तार, नियुक्ति, व्यय एवं विस्तार, व्यय एवं विस्तार 229 में है। आर्टिकल नंबर 230 में है कि आर्टिकल नंबर 229 में, आर्टिकल नंबर 230 में है कि यूटी में हाईकोर्ट का विस्तार। जैसे एक हाईकोर्ट है, जैसे एक हाईकोर्ट के अंदर कई राज्यों का मतलब वह कार्य होता है, और कई यूटी का भी कार्य होता है। तो एक राज्य के अंदर कई राज्यों का कार्य एवं यूटी का कार्य, यूटी का विस्तार। इसमें सिर्फ यूटी को बोला गया है कि एक राज्यों के अंदर यूटी में हाईकोर्ट का विस्तार, यूटी में हाईकोर्ट का विस्तार। जैसे अभी बहुत सारे यूटी में हाईकोर्ट नहीं है, तो अगर उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, वहाँ रिक्वायरमेंट होगी कि यहाँ हाईकोर्ट बनी जा सकती है, तो आर्टिकल नंबर 230 के तहत ही यूटी में हाईकोर्ट का विस्तार किया जाएगा, उसमें हाईकोर्ट बनाए जाएंगे। आर्टिकल 231 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट। जिसे आप लोग अभी देख रहे हैं, जैसे मद्रास है, चाहे बम्बई है, चाहे गुवाहाटी है, गुवाहाटी में बहुत सारे राज्य आते हैं, उसमें अरुणाचल प्रदेश का भी है और मिजोरम का भी उसमें आता है, कार्य होता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट। आर्टिकल नंबर 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट। इसी के मतलब इसी आर्टिकल के द्वारा ही गुवाहाटी हाईकोर्ट में अरुणाचल प्रदेश का भी कार्य हो रहा है और मिजोरम का भी कार्य हो रहा है। जैसे आप यहाँ चलिए चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में हरियाणा का कार्य हो रहा है, पंजाब का भी हो रहा है। तो वैसे ही जैसे इसमें भी हो रहा है। आप मद्रास में देख लीजिए, मद्रास में आपका पुदुचेरी का कार्य हो रहा है। कलकत्ता में देख लीजिए आप अंडमान निकोबार का भी कार्य हो रहा है। तो ऐसे इसी के द्वारा वही होता है। आर्टिकल 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझा हाईकोर्ट का व्यवस्था किया गया है। तो चलिए हम लोग 231 तक पढ़ चुके हैं, 220 से लेकर। तो हम लोग सेशन को यहीं रखने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो आप लोग अगर आपको धीमा लग रहा है तो आप उसको तेज़ भी कर सकते हैं अपने स्पीड से, मोबाइल की यूट्यूब स्पीड से। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं क्या के याद करना है आप लोग को। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सारे याद कर लीजिए। वैसे तो रीट जारी करने की शक्ति इंपॉर्टेंट है, और 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग का, और एक न्यायालय दूसरे न्यायालय का स्थानांतर। अब आप लोग ये याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग याद करने की पर्पज से बता रहा हूँ। दूसरे अधिक राज्यों के लिए कुछ मामलों को दृष्टिकोण से लिया जा सकता है, निचले अदालतों पर नियंत्रण। ठीक है, चलिए ठीक है, जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ठीक है।